स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल परीक्षा पर। तो प्रतिभा बैच के अंतर्गत आज हमारी हिंदी की क्लास नंबर 5 होने वाली है। इससे पहले देखिए हमने वर्णमाला के क्वेश्चन आंसर देखे थे। आज की जो क्लास है दोस्तों ये थ्योरिकल क्लास है। इसमें जो भी देखिए टॉपिक रह गए हैं वर्णमाला के वो हम विविध के तौर पर देखेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है जो आज हम विविध के तौर पर देख रहे हैं। ठीक, तो पहला टॉपिक है या पहला पॉइंट है हमारा भाषा। भाषा की अगर बात करें दोस्तों तो ये संस्कृत की भाष धातु से बना है। ठीक, किससे बना है? संस्कृत की भाष धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। बोलना या कहना। देखिए भाषा की परिभाषा यह भी बनती है कि शब्दों के सार्थक समूह को हम भाषा कहते हैं। या कामता प्रसाद गुरुजी दोस्तों ये कहते हैं कि विचारों का जो आदान प्रदान करते हैं वो हम भाषा के माध्यम से ही करते हैं। अर्थात भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्तियों को, अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं और दूसरे के भावों को समझते हैं। ठीक, तो भाषा की बात करें दोस्तों, ये भाषा बनती है वाक्यों से। वाक्यों से। और वाक्य जो बनते हैं ये बनते हैं शब्दों से। और जो शब्द बनते हैं ये बनते हैं वर्णों से। वर्णों से। यानी वर्णों का जो सार्थक समूह है वो शब्द कहलाता है और शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। और वाक्यों से ही भाषा बनती है। ठीक, और यही कारण है भाषा के 3 अंग बन जाते हैं। भाषा के 3 अंग कौन कौन से? वाक्य, शब्द और वर्ण, या मूल ध्वनि भी इनको कहते हैं। मूल ध्वनि। जो वाक्य है दोस्तों ये भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक, भाषा की सबसे बड़ी इकाई। सबसे बड़ी इकाई। और जो शब्द है ये भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। सबसे छोटी सार्थक, इसके साथ देखिए सार्थक शब्द जुड़ा होगा। सार्थक इकाई। अगर पूछेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई, खाली पूछे छोटी इकाई, तब वर्ण को कहते हैं। ठीक, अच्छा सबसे छोटी मौखिक इकाई। सबसे छोटी मौखिक इकाई किसे कहते हैं? मौखिक इकाई वो ध्वनि को कहते हैं। ठीक, ध्वनि को। तो ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप होता है और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। इनका आपस में ये संबंध होता है ध्वनि का और वर्ण का। तो जो वर्ण है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो शब्द है ये भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। और वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। तो वाक्य, शब्द और वर्ण ये भाषा के 3 अंग होते हैं। ठीक, और देखिए अभिव्यक्ति के तौर पर, यानी जब हम अपने विचारों को, अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं तो अभिव्यक्ति के तौर पर या अभिव्यक्ति के आधार पर, अभिव्यक्ति के आधार पर भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा के 3 रूप कौन कौन से होते हैं? देखिए 3 रूप। पहला है देखिए मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। और दूसरा रूप है दोस्तों लिखित भाषा। लिखित भाषा। और तीसरा रूप है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। ठीक, जैसे हम अपने विचारों को मुंह से बोलकर भी अभिव्यक्त कर सकते हैं और लिखकर भी और किसी संकेतों के माध्यम से भी अभिव्यक्त करते हैं। तो ये भाषा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक, याद रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं देखिए हिंदी शब्द की। तो जो हिंदी शब्द है दोस्तों ये फारसी भाषा का शब्द है और ये अनेक बार प्रश्न पूछा गया। सही है। हिंदी शब्द, हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द। ठीक, अच्छा ये फारसी भाषा का शब्द कैसे हुआ? तो देखिए जो हिंदी शब्द है ये संस्कृत के सिंधु शब्द से बना था। संस्कृत के
सिंधु शब्द, सिंधु शब्द से उत्पत्ति मानते हैं हिंदी शब्द की। ठीक। तो ईरानियों ने सिंधु को क्या कर दिया, हिंदी कर दिया था, हिंदी। और यही कारण है, एक प्रश्न आपने देखा होगा कि जो हिंदी शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो वो किया गया दोस्तों ईरानियों के द्वारा। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, ईरानियों के द्वारा। ठीक, ईरानियों के द्वारा, क्योंकि ईरानियों ने सिंधु से हिंदी शब्द बनाया था सबसे पहले। और हिंदी शब्द किसका हुआ, फिर फारसी भाषा का शब्द हुआ, क्योंकि जो फारसी भाषा है वो ईरानियों की भाषा है। तो ये जो प्रश्न है अनेक बार आया आया हुआ है, जो हिंदी शब्द है किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है, स्टार लगा लेंगे, 3 स्टार। इसके बाद लिपि, लिपि क्या होती है दोस्तों, तो देखिए अगर हम आ ई उ इस तरह से मुंह से बोल रहे हैं तो ये कहलाती है ध्वनि। सही है। किसी ध्वनि को जब हम दोस्तों कागज पर लिखते हैं तो ये कहलाते हैं वर्ण, वर्ण का मौखिक रूप, वर्ण का मौखिक रूप। और जो वर्ण है यह है ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप, लिखित रूप। अब एक चीज ये यहाँ पर ये देखें दोस्तों, ये लिखित रूप, तो हमने ये किस रूप में लिखा, तो जैसे हमने आ को इस तरह से लिख दिया, बोला तो इस तरह से आ, जब आ बोल रहे हैं ये जो आवाज निकल रही है ये एक ध्वनि है। ठीक। अब इसको हमने लिखा कागज पर, तो वो किस प्रकार से लिखा, इस प्रकार से लिखा, तो ये लिखित रूप हो गया। ठीक। अब ये लिखने में किन किन चिन्हों का, यानी एक चिन्ह ही तो है इस प्रकार का, तो जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं वे चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं, यानी किस प्रकार के हम चिन्ह बना रहे हैं, हमने इस प्रकार से लिखा। और अंग्रेजी भाषा में देखें तो आ या बी, इस तरह से एस, ये जो ये क्या है, एक प्रकार के चिन्ह ही हैं। तो इन चिन्हों को जो नाम दिया जाता है उसे कहते हैं लिपि। तो जैसे ये अंग्रेजी में जो लिखा जाता है ये है रोमन लिपि, रोमन लिपि। और हिंदी में जिस प्रकार जैसे वर्ड हम लिखते हैं तो उन जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन चिन्हों को हम देवनागरी लिपि कहते हैं। ठीक, देवनागरी, देवनागरी लिपि। सही है। तो लिपि का मतलब होता है चिन्ह। ठीक, तो लिपि का मतलब क्या है, चिन्ह। और हिंदी में हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उस लिपि को हमने खास नाम दे दिया और वह नाम है देवनागरी लिपि। ठीक। तो हिंदी की कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है, जो एक वैज्ञानिक लिपि है, वैज्ञानिक लिपि। वैज्ञानिक लिपि का मतलब ये होता है दोस्तों कि हम जिसमें इसमें देखिए जो भी लिखते हैं वही पढ़ते हैं और जो पढ़ते हैं वही लिखते हैं, यानी इसमें कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो साइलेंट रहता हो। ठीक। तो ये देवनागरी लिपि है और वैज्ञानिक लिपि है। और साथ ही साथ ये बात याद रखेंगे, जो हिंदी भाषा की लिपि है वो अक्षरात्मक लिपि है, अक्षरात्मक लिपि। अक्षरात्मक लिपि का क्या मतलब होता है, तो देखिए अक्षरात्मक लिपि का यह मतलब होता है जैसे हम सेब लिखें तो सेब इस प्रकार से लिखेंगे, यानी पहले हम वर्णों के अक्षर बनाएंगे। यानी वर्ण कौन कौन से हैं इसमें, तो देखिए इसमें सा है और सा को उच्चारण करने के लिए जो स्वर है वो है इसमें ए। ठीक। फिर इसके बाद बा, और बा इस प्रकार से एक व्यंजन है और इसको उच्चारण देने के लिए जो सहायता कर रहा है वो है आ। ठीक। तो इस प्रकार से अगर हिंदी भाषा की जो लिपि है वो वर्णात्मक होती तो इस प्रकार से हम सेब लिखा करते, सेब इस प्रकार से। लेकिन जो लिपि है वो है अक्षरात्मक लिपि। तो हमने इससे देखिए दो अक्षर बनाए, सा और ए को मिलाकर से बना दिया और बा को मिलाकर बा। ये है अक्षर। तो इसमें अक्षर कितने हो गए, दो हो गए। और वर्ण कितने हैं, इसमें 4 वर्ण हैं। तो हम पहले वर्णों से अक्षर बनाते हैं और अक्षर के बाद हम शब्द लिखते हैं। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो अक्षरात्मक लिपि है, जो एक वैज्ञानिक लिपि है। और इसका खास नाम है दोस्तों देवनागरी लिपि। और जो अंग्रेजी लिपि होती है वो होती है वर्णात्मक लिपि। जैसे हम APPLE एप्पल यहाँ पर लिखे हैं तो हमें यहाँ पर देखिए सारे इसमें आपको वर्ण ही नजर आएंगे। ठीक। जैसे अगर वर्णात्मक लिपि हिंदी होती है हम सेब लिखने की जरूरत पड़ती तो इस प्रकार से सेब लिखते, ना कि इस प्रकार से। लेकिन जो हमारी भाषा है वो अक्षरात्मक है, तो पहले इन वर्णों से हमने अक्षर बनाए।
तो इसमें सेब में जो अक्षर हैं वो दो हैं, और वर्णों की संख्या अगर पूछे तो चार वर्ण हैं, ठीक। इसके बाद है हिंदी का विकास क्रम। तो हिंदी का विकास क्रम से भी प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से देखिए हिंदी के विकास क्रम में कौन सा क्रम सही है या कौन सा क्रम गलत है, इस प्रकार से पूछता है। तो सबसे पहले हिंदी के विकास क्रम में दोस्तों संस्कृत आता है, एक संस्कृत। जो संस्कृत है ये भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत के बाद बात आती है दोस्तों पाली भाषा की, पाली। और पाली के बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद हिंदी, ठीक। हिंदी भाषा। जो संस्कृत है इसे हम देव भाषा भी कहते हैं, देव भाषा या देववाणी, देववाणी, या इसी को आर्य भाषा, आर्य भाषा, या आदि जननी, ये सब इसी के नाम है, आदि जननी, ठीक। पाली गौतम बुद्ध जी के समय और प्राकृत जो है महावीर स्वामी के समय, ठीक। और अपभ्रंश को कहते हैं दोस्तों हिंदी भाषा की जननी, सॉरी, हिंदी भाषा की जो जननी कहा जाता है वो अपभ्रंश भाषा को कहा जाता है। हिंदी भाषा या हिंदी की जननी, सही है। किसे कहा जाता, अपभ्रंश को कहा जाता है हिंदी भाषा की जननी। इसके बाद हिंदी बनी। ध्वनि वर्ण अक्षर की बात करें तो ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, ध्वनि क्या है, तो ये वर्ण का मौखिक रूप है, वर्ण का मौखिक रूप, मौखिक रूप। और जो वर्ण है दोस्तों ये ध्वनि का लिखित रूप है, ध्वनि का लिखित रूप, लिखित रूप। अक्षर वह होता है जिसका उच्चारण, वह होता है जिसका उच्चारण एक आघात में हो जाए, जिसका उच्चारण एक आघात, ब्रैकेट में लिख लेंगे चोट, सही है, एक आघात में हो जाए, अक्षर कहते हैं। कहने का मतलब है देखिए व्यंजन अक्षर नहीं कहलाते, स्वरों को हम अक्षर कह सकते हैं क्योंकि स्वर का उच्चारण होता है। सामान्यतः दोस्तों, सामान्यतः स्वर लगे व्यंजन, स्वर लगे व्यंजन अक्षर होते हैं, ठीक। स्वर लगे व्यंजन अक्षर कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था सेब का, तो इसमें अक्षर कितने हो गए, दो अक्षर हो गए, दो अक्षर हैं, ठीक। शब्द पद वाक्य। तो देखिए सबसे पहले हम वर्ण पढ़ते हैं हिंदी में, और वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। उन वर्णों के आपस में मिलकर जो स्वरूप सामने आता है और जिसका अर्थ हो उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे हमने, ये है सा, एक वर्ण है, इसके बाद ये वर्ण है यानी स्वर से ले लिया हमने, और इसके बाद ये व्यंजन, और इसके बाद ये उ। अब ये सारे व्यंजन हैं, इन्हें जब हम एक साथ लिखेंगे दोस्तों तो इस प्रकार से एक शब्द बना, और इस शब्द का देखिए अर्थ है साधु, यानी साधु कोई होता है, तो इसका मतलब है इन वर्णों के मेल से एक शब्द बना और शब्द का अर्थ है, जब उसका अर्थ होता है तो वही शब्द होता है, ठीक। तो शब्द क्या है, वर्णों का समूह, वर्णों का सार्थक समूह कहलाएगा, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अब देखिए यहां पर मैं शब्द लिखता हूं कुछ, जैसे मोहन लिख दिया, कल लिख दिया, है लिख दिया, ये शब्द शब्द हैं। जाएगा लिख दिया, जाएगा, और बाजार लिख दिया, ये। तो ये अलग अलग क्या है, सारे के सारे शब्द कहलाएंगे। जब ये शब्द दोस्तों एक वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब वह शब्द न कहकर हम उसे पद कहते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द, यानी जब वह शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं, प्रयोग हो जाते हैं, तब वह शब्द न कहकर पद कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द, वाक्य किसे कहते हैं, तो शब्दों का समूह,
और कैसा समूह? सार्थक समूह। शब्दों का सार्थक समूह। यानी देखिए ऐसा नहीं, जैसे हम लिख दें मोहन जाएगा बाजार कल, इस तरह से। तो जब उल्टे सीधे शब्द लगते रहते हैं तो वह वाक्य नहीं बनता। वाक्य बनाने के लिए भी नियम लगाना जरूरी होता है और वह एक सार्थक और सही अर्थ देता हो। मोहन कल बाजार जाएगा। मोहन कल बाजार जाएगा। ठीक। तो ये हमारा वाक्य बन जाएगा। इसके बाद ई, ई एवं री की बात करें तो ये स्त्रीलिंग वर्ण है। स्त्रीलिंग वर्ण। ठीक। पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग वर्ण है, तो हमारे वर्णमाला में से ये तीन जो है, ई, ई और री, ये स्त्रीलिंग वर्ण है तीनों। एक प्रश्न यहाँ से पूछता, मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर स्वर। मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं, यह बात तो हमें याद रखनी है। समव्रत स्वर, अर्धसमव्रत स्वर, विव्रत स्वर, अर्धविव्रत स्वर। समव्रत में ई उ आते हैं, अर्धसमव्रत में ए औ, और विव्रत में बड़ा आ, और अर्धविव्रत में अ ए औ। ठीक। अर्धचंद्र वाला आ। कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। तो देखिए यहाँ से प्रश्न भी बनता है कि कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या बताइए कितनी है। तो इनके अनुसार हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या वो है 46, यानी 46। देखिए कामता प्रसाद गुरुजी कहते हैं दोस्तों कि वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ठीक। ये कहते हैं वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं और कहते हैं इसके दो भेद हैं। यानी वर्णमाला के बताते हैं इसके दो भेद हैं। कौन कौन से? कहते हैं स्वर और व्यंजन। और संख्या की बात करते हैं। संख्या, हिंदी वर्णमाला में जो संख्या है वर्णों की वो है 46। फिर इसके बाद स्वर की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, यानी जो उच्चारित होने के लिए किसी अन्य की सहायता नहीं लेते, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है। और संख्या इनकी बताते हैं 11। संख्या 11। कौन कौन से? तो आ से लेकर आओ तक जो मैंने आपको स्वर पढ़ाए हैं वो इसमें 11 मूलतः स्वर जो हैं। इसके बाद व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा देते हुए कहते हैं वे वर्ण जिनका उच्चारण जिनका उच्चारण स्वर के बिना नहीं होता, स्वर के बिना नहीं होता, उन्हें व्यंजन कहते हैं। और संख्या बताते हैं इनकी 33। सही है। फिर इसके बाद एक पॉइंट बनाकर लिखते हैं ये कि व्यंजनों में दो वर्ण और हैं। व्यंजनों में दो और वर्ण हैं। दो और वर्ण हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। यानी ये वाला अनुस्वार और ये विसर्ग। तो देखिए 11 स्वर और 33 व्यंजन, 44 हो गए, और दो अनुस्वार और विसर्ग ये वाले। तो टोटल कितने वर्ण हो गए हिंदी वर्ण वाला में? 46। किसके अनुसार? कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार। इसके बाद देखिए नवनिर्मित या विदेश से आगत गृहीत ध्वनियों की अगर हम बात करें तो इसमें दो पॉइंट हमें याद रखने चाहिए। कौन कौन से? एक तो है दोस्तों अरबी, अरबी फारसी ध्वनियां, जिन्हें हम आगत व्यंजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। आगत व्यंजन कौन कौन से? जैसे का, खा, गा, घा। सही है। इसके बाद अंग्रेजी ध्वनि या आगत स्वर।
आगत स्वर कौन सा? अर्धचंद्र वाला आ। तो देखिए, अरबी फारसी भाषा के शब्दों को सही से उच्चारण देने के लिए इन व्यंजनों की, इन ध्वनियों की जरूरत पड़ी। और ये व्यंजनों के नीचे नुक्ता, इसका कहते हैं नुक्ता या बिंदु, ठीक। नुक्ता या बिंदु लगाकर बनाए जाते हैं। तो किसके नीचे बिंदु लगाकर? व्यंजन के नीचे। व्यंजन के नीचे नुक्ता या बिंदु लगाकर बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें आगत व्यंजन कहते हैं। अब अरबी फारसी ध्वनियों को सही से उच्चारण देने का क्या मतलब है यहाँ पर? तो जैसे एक शब्द है उर्दू का जरा, तो हम इसका बहुत प्रयोग भी करते हैं, जैसे जरा सा पानी देना, जरा सा और ठहर जाओ। तो इस जरा का मतलब होता है उर्दू में थोड़ा, ठीक। और हिंदी में जो जरा इस तरह से बिना बिंदी के हम लगाएंगे जरा, तो इसका अर्थ होता है बुढ़ापा। तो ये अर्थ होता है दोस्तों, अगर हम बिंदी नहीं लगाएंगे तो इसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा इसका अर्थ। हम कहेंगे जरा सा पानी दे दो, तो इस जरा का मतलब बुढ़ापा हो जाएगा। और जब कहेंगे जरा, तो इसका मतलब हो जाएगा थोड़ा सा पानी दे दो। ये जैसे हम ख्वाब लिखते हैं, तो ख्वाब के नीचे उर्दू का शब्द है, इस तरह से लिखेंगे बिंदी लगाकर ख्वाब। या गजल लिखेंगे तो इस तरह से गजल, ना तो गजल हो जाएगा। अंग्रेजी ध्वनियां या आगत स्वर, तो अंग्रेजी शब्दों को सही से उच्चारण देने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे डॉक्टर लिखना हो तो हम इस प्रकार से लिखेंगे डॉक्टर, या ऑफिस लिखना हो तो ऑफिस इस प्रकार से लिखेंगे इसकी सहायता से, या कॉलेज हमें लिखना हो तब हम इस प्रकार से लिखेंगे कॉलेज, ठीक। इसके बाद देखिए कारांत देख लेते हैं, कारांत क्या होता है। तो शाब्दिक अर्थ देखें सबसे पहले तो इसका। शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों से अंत होने वाला, से अंत होने वाला। तो देखिए, देखिए जब किसी शब्द के अंत में, जब किसी शब्द के अंत में, अंत में कोई स्वर आता है, कोई स्वर आता है, तो वह उस शब्द का, उस शब्द का कारांत कहलाता है, कारांत कहलाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे अब मैं यहाँ पर लिखूं भाषा, ये एक शब्द लिखा मैंने भाषा, तो इसके अंत में बड़ा आ रहा है, बड़ा आ, तो ये जो बन जाएगा आकारांत बन जाएगा, आकारांत। शब्द लिखूं जैसे मैं साधु, तो इसके अंत में ऊ आ रहा है, तो ये उकारांत बन जाएगा। तो प्रश्न पूछता उकारांत निम्नलिखित में से कौन सा, तो वो शब्द दे देगा, तो जिसमें छोटे ऊ की मात्रा लास्ट में हो वो उकारांत बन जाएगा। तो इस प्रकार से बड़ा आसान है समझना जब हम इसकी परिभाषा अच्छे से जानते हो। कारांत का शाब्दिक अर्थ होता है से अंत होने वाला, यानी किसी शब्द के अंत में जब कोई स्वर आता है तो वह स्वर उस शब्द का कारांत कहलाता है। अब कोई सा भी शब्द हो, जैसे मैं यहाँ पर हिंदी भाषा ही लिखूं, हिंदी, तो इसके अंत में बड़ी ई है, तो ये जो शब्द है दोस्तों ई कारांत शब्द बन जाएगा। कौन सा है? ई कारांत, ठीक। ई से अंत होने वाला। संयुक्त अक्षरों का उच्चारण, संयुक्त ध्वनि, संप्रक ध्वनि, युग्मक ध्वनि। तो देखिए बात करें संयुक्त अक्षरों का उच्चारण, यहाँ से ही प्रश्न बनता है। संयुक्त अक्षरों का उच्चारण या प्रयोग, यानी जो संयुक्त अक्षर है उनका उच्चारण या प्रयोग के आधार पर तीन रीतियां मानी जाती हैं। तीन रीतियां, तीन रीतियां हैं, कौन कौन सी हैं? जो नीचे क्रम से लिख रही हैं, तीन रीतियां हैं। संयुक्त ध्वनि, संप्रक ध्वनि, युग्मक ध्वनि। संयुक्त ध्वनि में क्या होता है? दो या अधिक व्यंजन एक ही स्वर के, एक ही स्वर, एक ही स्वर की सहायता से उच्चारित हो। अभी एग्जाम्पल से समझ जाएंगे, उच्चारित हो। कहने का मतलब ये है, जैसे हमने दो व्यंजन यहाँ पर लिखे, आधा पा, आधा पा का मतलब है शुद्ध व्यंजन का रूप, और रा, और इन दोनों व्यंजनों को उच्चार देने के लिए एक ही स्वर की सहायता ले ली, आ की। तो ये बन जाएगा दोस्तों प्रय, इस प्रकार से। तो जो प्रश्न शब्द है, प्रश्न, इस प्रकार से प्रश्न, प्रश्न, सही है। जो ये प्रश्न है, तो ये संयुक्त ध्वनि है, ठीक। प्रश्न पा में क्या है? पा और रा एक ही स्वर की सहायता यहाँ पर ले रहे हैं। जैसे स्नान शब्द है, तो इसमें सा और ना दोनों एक ही स्वर की सहायता ले रहे हैं उच्चारण होने के लिए।
संपृक्त ध्वनि की अगर हम बात करें दोस्तों इसमें, तो इसमें एक ही ध्वनि, इसमें कोई एक ध्वनि, कोई एक ध्वनि, कोई एक ध्वनि दो वर्णों के साथ, वर्ण कहकर हम व्यंजन कहेंगे यहाँ पर, दो व्यंजनों के साथ संयुक्त हो जाती है, मिल जाती है, अर्थात संयुक्त हो जाती है। एग्जाम्पल क्या है इसका? तो एग्जाम्पल है दोस्तों जैसे कंबल। तो जो माधवनी है ये का और बा के साथ, दोनों के साथ संयुक्त हो गई। आप इसका उच्चारण करके देखें, कंबल। सही है, कंबल। तो ये इसका एग्जाम्पल है, कंबल। युग्मक ध्वनि की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, एक ही व्यंजन का, एक ही व्यंजन का द्वित्व हो जाता है। द्वित्व का मतलब है दोहराव, द्वित्व हो जाता है। एग्जाम्पल इसका देखें तो जैसे बच्चा, तो इसमें देखिए चा का द्वित्व हो गया, बच्चा। दिल्ली, ला का द्वित्व हो गया। सही है। उच्चारण इसका एग्जाम्पल है, उच्चारण, चा का द्वित्व हो गया। तो संयुक्त अक्षरों का प्रयोग और उच्चारण के आधार पर इसकी तीन रीतियां होती हैं, संयुक्त ध्वनि, संप्रक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि। एक चीज से और याद रखेंगे, जो संयुक्त ध्वनि है दोस्तों ये शुरू में ही आपको देखने को मिलेगी, और संप्रक्त ध्वनि बीच में या अंत में मिलेगी। जैसे अंत की बात करें यहाँ पर कंठ, ठीक। और जो युग्मक ध्वनि है इसमें एक ही व्यंजन का दोहराव होगा, अर्थात उसका द्वित्व होगा। जैसे बच्चा, इसमें चा का द्वित्व हो गया, दिल्ली, इसमें ला का द्वित्व हो गया। तो संयुक्त अक्षर का आप अर्थ समझते होंगे, यानी दो अक्षर आपस में मिले हुए हों, संयुक्त अक्षर। शब्दों में प्रयोग के आधार पर अक्षर की अगर बात करें, एक है बद्धाक्षर, एक है दोस्तों मुक्ताक्षर, ठीक। बद्धाक्षर का अर्थ है, देखिए, जब शब्द का अंत व्यंजन के साथ हो, व्यंजन के साथ हो। एग्जाम्पल के दोस्त देखे, देखिए वरन, तो इसमें अंत के क्या है, व्यंजन है, अंत में वरन हो गया। या श्रीमान जब हम लिखते हैं ना, तो श्रीमान, तो ना के नीचे आप हलंत लगाए करें, इस प्रकार से हल, श्रीमान हो गया। तो ये क्या है, इनका जो अंत हो रहा है व्यंजन के साथ हो रहा है। तो जब शब्द का अंत व्यंजन के साथ हो तो बद्धाक्षर कहलाता है, ठीक। और जो मुख्यतः है ये संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। मुक्ताक्षर का मतलब है जब अंत स्वर के साथ हो, जब शब्द का अंत स्वर से हो, स्वर से हो। तो सामान्यतः सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका अंत स्वर के साथ होता है। जैसे दिल्ली है, तो ये मुक्ताक्षर वाला शब्द कहलाएगा। कोई सा भी शब्द यहाँ पर लिख लो, हम प्रतिभा ही लिख दें, प्रतिभा बैच चल रहा है यहाँ पर, प्रतिभा, तो ये इसका अंत किससे, बड़ा सा हो रहा है, तो ये मुक्ताक्षर बन जाएगा। अनुनासिक और निरनुनासिक, इसकी परिभाषा मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अब कोई देखिए नया टॉपिक लाते हैं, और वर्णमाला से अगर कोई प्रश्न बचते हैं तो उन प्रश्नों को, और जो अब तक हमने प्रश्न करा दिए उसमें से खास खास प्रश्न उठा के एक रैपिड रिवीजन में आपको प्रश्नों का करा दूंगा। फिर इसके बाद नया चैप्टर लगाएंगे। आज के लिए इतना ही।